जीनत सिद्दीकी। आज बजट आ रहा है और जबरदस्त तरीके से माहौल है, तैयारियां हैं। आम जनता क्या सोचती है कि बजट को लेकर उसे क्या मिलने वाला है? क्या घर सस्ते होंगे, महंगे हो जाएंगे? आपकी थाली में क्या आएगा, आपकी जेब में क्या आएगा? नौकरियों को लेकर सरकार के पास क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार जो है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको सीधा तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह की तैयारियां हुई हैं। और संसद भवन जो है वो पहुंच चुकी है। ये मेगा बजट मोदी 3.0 का, और सबकी नजर है। एक आम इंसान जो सोचता है, बजट को भी आप इजी वर्ड्स में समझ सकते हैं। आपके पास आपकी आय का एक खाका होता है, आपने क्या कमाया, आपने क्या खर्च किया। फिजिकल डेफिसिट का जिक्र होता है, जीडीपी को लेकर बात होती है। हम इस तरह के भारी भरकम शब्दों में नहीं जाएंगे। और ये आईपैड आजकल डिजिटल हो चुके हैं हम लोग, तो ये देखिए, पहले बाकायदा एक बक्सा होता था और एक जो पुरानी परंपरा होती थी, तब लगता था कि हाँ, घर का मुखिया कुछ कमा के लाता था तो उसका अपनी एक पहचान, उसका बैग होती थी। कुछ ऐसा ही बजट का भी होता था। समय बदला, हम लोग टेक्निकली साउंड हुए, अपग्रेड हुए, तो एक नया वर्जन जो है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। बजट से सबको उम्मीदें हैं, आपको, हमें, आम जनता को, रेहड़ी पटरी वालों को, सब्जी वालों को, किसानों को, स्टूडेंट्स को, सभी को कोई ना कोई उम्मीद है। तो यहाँ पर तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हम दिखा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर है। और एक बात होती है कि निर्मला सीतारमण का जो बजट भाषण होगा, जब वो बजट रखेंगी, कितना समय लगेगा, कितना लंबा होगा, इस तरह की भी बातें होती हैं। बजट सेशन शुरू हुआ है, 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक। और देखिए, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये जो तस्वीर है, इसे आप खास इस तरह से मानिए, ये महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन प्रमाण है। एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, एक महिला। दूसरी तरफ देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो 8वीं बार देश का बजट पेश करेंगी, रिकॉर्ड तोड़ रही हैं वो। और एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ विमेन फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी अपनी अचीवमेंट्स। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय प्रकाश जी अर्थशास्त्री हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राहुल सिंह नीति विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। एक आम इंसान अजय जी जब सोचता है कि बजट आ रहा है, तो यही होता है कि हमको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी जेब में क्या आएगा, मेरी थाली में क्या आएगा। फर्स्ट जो एक फीलिंग बजट को लेके होती है, हाउ डू यू एनालिसिस? मोदी जी का या मोदी गवर्नमेंट का ये 3.1 बजट है, जो इस बार पूरा बजट पेश किया जाएगा। उनके तीसरे टर्म का पहला बजट। सभी लोगों को पूरे देश में इस बजट से कुछ अलग सी उम्मीदें हैं। अलग सी उम्मीदें क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि कहीं पे महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। लोगों के पास शायद उतनी आमदनी नहीं है जितने उनको खर्चे करने पड़ रहे हैं। अगर हम इसके बैक एंड पे जाएं तो समझ में ये आता है, शायद भारत में हम लोगों ने निरंतर पिछले 10 सालों में इस चीज़ की बहुत कोशिश करी है कि कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ाएं, उसको कैसे और बेहतर करें, हम उसके अंदर किस तरीके से वृद्धि लाएं, कैसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को मीट आउट कर सकें। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम विश्व में जाएं तो बाकी और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो शायद कंपटीशन को, कॉम्पिटिटिवनेस को ज़्यादा तेज़ी से अपने सामने पुटअप कर रहे हैं। कल भी हमारे सामने जब सीईए ने बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को रखा, तो उन्होंने कहा चाइना एक ऐसा देश है जिस देश का जो प्रोडक्शन है, उसके नीचे जो 10 देश आते हैं, उन सब के कंबाइंड प्रोडक्शन भी अगर हम सम अप कर लें तो उससे भी ज़्यादा चाइना का प्रोडक्शन है। तो चाइना ने अपनी इस वक्त बढ़त बना रखी है, और बढ़त बनाने की वजह ये कि वो उत्पाद सस्ता रखता है। लेकिन जब वो भारत में आता है, शायद कहीं के ऊपर बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो टैक्सेस हैं, बॉर्डर पे जो टैक्सेस लगते हैं, हमारे यहाँ इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं, वो भी हाई हैं। और शायद जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके मार्जिन्स भी हाई हैं। इस वजह से जो काम हमको मिलना चाहिए, हमारी 17% पॉपुलेशन, लेकिन वो 17% पॉपुलेशन के साथ साथ हम उतना काम नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। अभी हम 80,000
जॉब्स की कोशिश करते हैं सालाना हम क्रिएट कर सकें। हमने कोशिश भी की है, हमने बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी कर दिए, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमको कुछ क्रिएटिविटीज और सेक्शंस आपने 80,000 का जिक्र किया। एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम सुनते आ रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ जॉब्स, और 80,000 आप बहुत राहत दे रहे हैं। आप मानते हैं कि गवर्नमेंट उसके आसपास भी पहुंची? बस एक सेकंड के लिए जो आपका पहला जवाब था उसे खत्म करते हुए फिर प्लीज। तो हमारे पास जो एक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ 6.5% से हो, तो उस ग्रोथ के लिए हमारा इंटरेस्ट है कि हम लोगों के इतने जॉब्स क्रिएट कर दें। इतने जॉब्स होंगे तो उनके हाथ में पैसा होगा, और पैसा होगा तो उन्हें महंगाई नहीं लगेगी। तो इन टारगेट्स की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए आसानी होती। अब सरकार अपनी तरफ से, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है, सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश निरंतर कर रही है कि वो जॉब्स को क्रिएट करे। वो कोशिश कर रही है कि वो डीरेगुलेशन करे। कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को बहुत स्ट्रांगली पुट अप किया है कि वो डीरेगुलेट करे। लेकिन डीरेगुलेशन में अभी भी जो एक एरिया है वो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ से और आसानी से काम को कर सके और आ जाए। तो उन चीजों को देखते हुए आज देखेंगे कि बजट में कितनी चीजें आ गई हैं। अगर हम अपने आप को डीरेगुलेट कर पाते हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ पाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप को खड़ा कर पाता है, तो हमारे पास जॉब्स ज्यादा हो जाएंगे। और वो जॉब्स अगर हमारे पास बढ़ गए तो फिर हम काम कर सकते हैं। जी, बट आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिक्र किया। क्या हमारी पॉलिसीज उतनी फ्लेक्सिबल है? जब हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं तो यू हैव टू मेक योर पॉलिसीज फ्लेक्सिबल, बिकॉज इंडस्ट्रीज तभी आते हैं, या स्टार्टअप, एक स्टार्टअप जब आप शुरू करते हैं सो पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल, कि लचीलापन रहे, वन सिंगल विंडो सिस्टम हो, कागजों में ना उलझना पड़े अलग अलग विंडोज पर। इस पर मैं बात करूंगी सर डिटेल में। हमारे साथ राहुल सिंह जुड़े हुए हैं जो कि नीति विशेषज्ञ हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका। हम जॉब्स को लेकर बात कर रहे थे बिकॉज आप पॉलिसीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। रिसेंटली इन प्रेजेंट एरा हम 29% जो है, हम जब सर ने क्योंकि चाइना का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि भारत की जो युवा आबादी है वो 29% एक माना जाता है। 29 साल एक एवरेज एज है कि हम, सो वी आर यंग। भारत जो है वो युवा है उस कॉन्टेक्स्ट में। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है जब पूरा वर्ल्ड आर्थिक मंदी के आसपास घूम रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी आप देखें इकोनॉमिक सर्वे में और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो बातें कही, जो उनके इंडिकेशंस थे, और जो भी बजट का उसका इम्पैक्ट दिख रहा है जो हो सकता है, वो गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा फोकस स्किलिंग, अप स्किलिंग और स्किलिंग पे होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में जो जॉब्स के इश्यूज हैं, खासकर इंडिया जैसे देशों में, उसका सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। पूरी सोसाइटी, पूरी इकोनॉमी एक समय के बाद एक जब नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है तो पूरे लेबर फोर्स को, पूरे वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना पड़ता है, अप स्किलिंग करना पड़ता है, रीस्किलिंग करना पड़ता है जी। तो मुझे लगता है कि कल जो भी इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें कही गई है, कुछ खास स्टेट्स में डेवलपमेंट की बात हुई है और बाकी स्टेट्स को जरूरत है डेवलपमेंट की, उस तरह के डीरेगुलेशन की, उस तरह की पॉलिसीज को इनकरेज करने की, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आ सके और इन्वेस्टमेंट हो सके। निश्चित इससे मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन है वो बढ़ेंगे स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के एलोकेशन फंड के बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का फोकस गवर्नमेंट का है तो उन स्टेट्स में जहाँ पे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, खासकर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम हुए हैं, कम इंडस्ट्रीज आए हैं, वहाँ पे एलोकेशन ज्यादा करने होंगे। जॉब्स इस तरह से अगर आप एलोकेशन करेंगे, वहाँ पे डीरेगुलेशन करेंगे, पॉलिसीज सपोर्टिव बनाएंगे, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है दुनिया की कुछ खास इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज में काउंट किया जाता है, वाइब्रेंट इकोनॉमीज में काउंट किया जाता है यूएस को। तो आप देखें यूएस में जो है वो स्टार्टअप इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएस की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि स्टार्टअप इकोनॉमी को, स्टार्टअप्स को के लायक पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आज के युवा, जो आप बात करिए कि भारत में युवाओं का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उनको इनकरेज करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जॉब्स नहीं बल्कि अब
बल्कि इंटरप्राइज डेवलपमेंट की तरफ भी सोसाइटल एक तरीके से कैंपेन चलाना होगा और स्टार्टअप्स को इनकरेज करना होगा। युवा आगे बढ़ के स्टार्टअप्स को इनकरेज करें ताकि स्टार्टअप्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जॉब्स को क्रिएट करने में और कंट्री के जीडीपी को ग्रो करने में, जैसा कि आप यूएस और बाकी डेवलप इकोनॉमीज में आप देखें। ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन क्या इस तरह की हमारे पास पॉलिसीज़ हैं फ्लेक्सिबिलिटी का, जिस फ्लेक्सिबिलिटी का हम जिक्र करते हैं? बिकॉज आप जब तक अपनी पॉलिसीज़ सॉफ्ट नहीं करेंगे एक फेथ क्रिएट नहीं होता है। अजय जी, जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं, मैंने एक एवरेज एज जो है, जब किसी भी कंट्री की वहाँ की जो जनता होती है उसकी एवरेज एज को मापा जाता है, तो इंडियंस आर वेरी यंग। एजुकेशन सेक्टर से शुरुआत कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ हम एक एक सेक्टर को टच करें। पढ़े लिखे युवा हैं बट उनके पास जॉब नहीं है। सो यहाँ पर हम वही बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि किस तरह के चेंज होने चाहिए? इंटर्नशिप देने की बातें हैं, खबरें हैं कि स्पेसिफिक गांव में, रूरल एरियाज़ में भी उन्हें नई टेक्नोलॉजी से, नई स्कीम से, गवर्नमेंट के नए प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी ताकि वो और वोकल होकर बाहर एक्सप्लोर कर पाएँ। इज़ इट ईजी? सब कुछ बहुत आसान है, खाली समझने की ज़रूरत है। हमको रिक्वायरमेंट है कि हम लिटरेसी को एजुकेशन में बदल दें। इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। खाली डिग्री मिल जाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम इस चीज़ से चलेगा कि जो भी शिक्षा हमने दी है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, लिटरेसी को ही लोग सोचते हैं कि शिक्षित होना जी, बट यू सेड लिटरेसी को एजुकेशन में चेंज कर दो जी। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत हाँ। अच्छी बात कही। ये नई एक मुझे बात सुनने को मिली। तो लिटरेसी को बेसिकली हम लोग अपनी डिग्रीज को लिटरेसी माने, और अगर हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं तो उसको एजुकेशन माने। आप थोड़ा सा अलग अलग कंट्रीज़ में चले जाइए, हांगकांग में अगर चले जाइए तो वहाँ पॉलिटेक्निक्स ही जो है सारे का सारा काम कर देते हैं। तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें मास्टर्स की डिग्री चाहिए कि बैचलर्स की चाहिए। जिस वक्त वो अपनी डिग्रीज देते हैं, डिप्लोमा देते हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू, तो वो इंश्योर कर लेते हैं कि जिसने जो कोई भी एडवांसमेंट किया है, वो चाहे डिप्लोमा है या डिग्री है, जो कुछ भी उसको कहिए, उसके तहत वो उतना काम कर पा रहा है। तो हम जब अपनी लिटरेसी जो हमारे पास डिग्री है उसके तहत हम इतना इंश्योर कर लें कि तुमको हमने इस काम के लिए इस चीज़ को सिखाया था, अब तुम देश के लिए ये वैल्यू एडिशन करो। जब वो वैल्यू एडिशन करने लग जाता है तो वो एजुकेशन हो जाती है। अभी हम इंस्टीट्यूशंस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो है उसमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है, जो नेशनल पॉलिसी है हमारी, उस नेशनल पॉलिसी के साथ साथ कितना ज़्यादा हमारी एजुकेशन इंटीग्रेट हो पा रही है। हम अभी भी कोशिशें कर रहे हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में कि बच्चों को नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी तो एंटरप्रेन्योरशिप में मिलेगी। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही इन सारी डिग्रीज की तरफ काम करवाएं तो ये सारे के सारे बच्चे ही जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही काम करेंगे। वहाँ के ऊपर जो एक पूरा इकोसिस्टम है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही चला जाएगा और मेक इन इंडिया में ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो खाली इंस्टीट्यूशंस को बाहर से खोलने से ही काम नहीं चलेगा। आज हम बजट में एजुकेशन में, क्योंकि आप पूछ रही थी, शायद ये देख सकते हैं, हम डीरेगुलेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर को ओपन अप कर दें। वो हमारे यहाँ आ सकते हैं और आ करके नए नए इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकें। ऐसा हो सकता है आज। लेकिन हमारा कहना यह है कि शायद हमारे भारतीय हमारे इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, और जिस वक्त हम अपनी नई डिग्रीज़ को क्रिएट करें, देखें तो हम अपनी ज़रूरतों के तहत अपनी डिग्रीज़ को बनाएं, ना कि उस पे जाएं कि अंतर्राष्ट्रीय हमसे क्या चाहते हैं और वो यहाँ पे आके क्या पढ़ाना चाहते हैं। जी, लेकिन सरकार की कोशिश ज़रूर ये है कि हम अपनी जो एजुकेशन है स्पेशली उसे वर्ल्ड क्लास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। अभी हमारे सपोज एक सेकंड देखिए, वर्ल्ड क्लास के बिल्कुल क्लियर मतलब हमारे हैं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम 17% हैं, और अगर हम अपने देश की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं तो वो वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ये कभी भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो हमारे यहाँ हो रहा है। हम अपने लिए अपनी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं, वही वर्ल्ड क्लास है। क्योंकि जब हम बाहर से कोई सामान यहाँ ले रहे हैं और अगर हम अपने आप ही उस सामान को अपने लिए ले पाते हैं तो वो वर्ल्ड क्लास है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम या हमारी सरकारें ज़्यादातर कहती हैं, तवज्जो देके, वेट देके कहती है मेक इन इंडिया। एंड हमने जब देखा रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी, सबसे ज़्यादा मेडिकल के लिए, बिकॉज यूक्रेन का एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम इतना सुपर्ब है कि वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है जाती है। तो
हम कहाँ थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए? अभी मैं अमेरिका के साथ जिस तरह की बातें हुई और माना गया कि ट्रम्प के आने से पॉलिसी चेंज होगी तो भी हमारे मेक इन इंडिया पे इफेक्ट पड़ सकता है, उस पे ना जाके मैं स्पेसिफिक अगर सिर्फ दोनों बातों पे बात कर देता हूं। जब आप ट्रम्प की बात करते हैं तो हमारा असर ये पड़ रहा है कि ट्रम्प अपने आप को अपने देश के हिसाब से ही देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि हम अमेरिका में वही काम करें जो हमारे अमेरिका के हिसाब से होना है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो डी ग्लोबलाइजेशन डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो मागा पे डायरेक्टली जा रहे हैं। हमको भी उस तरीके की चीज समझनी पड़ेगी, लेकिन हम टैक्सेस से अभी नहीं कर सकते। हमारी जरूरत है कि हम अपनी जरूरतें समझें, उसके अनुसार अपने एजुकेशन सिस्टम को तैयार करें और तैयार करके हम अपनी जरूरतों को पूरा करें। हम कह दें, समझ लें कि हम बाहर से उतना ही सामान मंगाएंगे जितना हम अपने आप नहीं बना सकते, लेकिन जो बना सकते हैं उसको पूरी तरह से बनाएं, उसकी प्रॉपर प्राइसिंग करें और लोगों को हम उसको बेच सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और क्या ये इतना ही ईजी है? मैं इस पर आपसे बात करूंगी, पर मैं राहुल को भी शामिल कर लेती हूँ। युवाओं की ही हम स्पेशली बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट सेक्शन में। पॉलिसीज, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए, मैं स्पेसिफिक फूड चेन्स का नाम नहीं लूँगी, जिनके बारे में खबरें हैं कि देखिए वो एकदम से शट डाउन हो गए या होने की कगार पर है, और फूड को लेके सबसे ज़्यादा होम डिलीवरी वो करते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं, लोगों के दिमाग में वो आ भी गया होगा, और वो थोड़ा सा पॉलिसीज़ को लेकर नाराज़। स्टार्टअप ही अगर यंगस्टर करता है, बिकॉज जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्या सस्ता क्या महंगा, स्मार्टफोन महंगे सस्ते या गोल्ड को लेकर मैं बात ज़रूर करूँगी अभी, लेकिन शहरों को लेके पॉलिसीज़, गाँव को लेके पॉलिसीज़, अर्बन एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेकर जब हम बात करते हैं, महानगरों की जब बात करते हैं, कहीं बैलेंस की कमी है या सरकार के रोड मैप में वो होगा कि एटलीस्ट हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हैंडसेट्स हैं, इंटरनेट है, सो इस बैरियर को तोड़ देते हैं। इसमें और दो बिंदु पे दो पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो अभी जो डिस्कशन हो रही है काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, डीग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। हाँ। ट्रम्प अमेरिकन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना होगा और उसके गौरवशाली समय के तरफ ले जाने के लिए उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरह से इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना चाहिए, ताकि हमारे मार्केट के हिसाब से हर सोसाइटी की अपनी अलग इकोनॉमी होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स की थ्योरी तो यूनिफॉर्म है, बट हर इकोनॉमीज में उसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से के मार्केट के हिसाब से जो ज़रूरत है, जैसे वर्क फोर्स की, वैसे वर्क फोर्स की हमारे इंस्टीट्यूशन एजुकेट करे, स्किल करे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, जो कुछ फूड से रिलेटेड स्टार्टअप्स आए मार्केट में, आपने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ऑफ टेक्निकल कॉन्सिडरेशन। देखिए, स्टार्टअप में जो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में आ रही है, ये हम लोग इस विषय में हम लोग पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं कि आप जो किसी भी स्टार्टअप का, किसी भी बिजनेस का अपनी एक स्केलेबिलिटी होती है, कितना ज़्यादा स्केल अप कर सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट करा के, इन्वेस्टर्स के पैसे से हम उसके स्केलेबिलिटी को स्ट्रेच करेंगे, तो जब तक इन्वेस्टर्स के पैसे बर्न होंगे तब तक उसमें काफ़ी एक्टिविटीज दिखेंगे, लेकिन उसके बाद यदि उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है तो उसमें इश्यूज होंगे। यह सर सिर्फ फूड से रिलेटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे कंपनीज के केसेस में भी आपने ऐसा देखा, नाम फिर से मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि इन्वेस्टमेंट काफी होने के बाद अगर उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है तो स्टार्टअप नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्टअप को लेके पॉलिसीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि स्टार्टअप के स्केलेबिलिटी है या नहीं है, स्टार्टअप करने वालों को यह देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसमें स्टार्टअप्स को एक सपोर्ट सिस्टम मिले कि उसकी स्केलेबिलिटी है या नहीं है, ताकि उसको उस तरीके से उसको लेके आगे बढ़े और उसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। तो ये एक दूसरा पॉइंट मैं जिससे मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, क्योंकि एक छोटा ब्रेक लेना है, उससे पहले मैं जान लेती हूँ आपसे ही, क्या लगता है क्या सस्ता हो जाएगा, क्या महंगा हो जाएगा? बहुत आम जुबान में, कुछ जेब में बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि अभी आफ्टर कोविड लोग ये कहते हैं कि अभी जिंदा है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, तो कुछ बचा ले तो फिर तो वारे ही नहीं आ रहे हैं।
कोविड के बाद पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में, दुनिया की अर्थव्यवस्था एक अजीब से दौर में है। और पुराने जो इस तरह की महामारी हुई है, स्पेनिश वाली महामारी के बाद भी आपने देखा था इस तरह की समस्या हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इकोनॉमी रास्ते पे आ रही है। शुरुआती दौर में आपने देखा जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का दौर था, चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और मुझे लगता है कि खासकर मेरी जो समझ है, प्राइसेस तो जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से किसी भी चीज का प्राइस कॉन्सिस्टेंट नहीं रहता है। इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइसेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन प्राइसेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इन्फ्लेशन वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का फोकस जो जिस तरह से जो पॉलिसीज में एक इंटेंसिटी की बात हो रही है, आपने कहा इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अजय जी, कैसे एक्सेप्ट कर लें? जिस पैमाने पर महंगाई बढ़ती है उस पैमाने पर तनख्वाह थोड़ी बढ़ती है। सब्जियों के रेट और बाकी चीज़ें देखिए, आम सब्जी वाला, एक रेहड़ी पटरी पर बैठने वाला, स्वीकार करना इतना आसान है? आप बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, इन्फ्लेशन मेरी समझ से ठीक है, दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक डेवलपिंग इकॉनमी में हम ये भी मानते हैं कि सैलरीज भी बढ़ेंगी, हम ये मानते हैं कि हमारी आय भी बढ़ेगी। तो मैं एक आध बार पहले भी कह चुका हूँ, पिछले साल भी इस बात कह रहा था, मैं कह रहा हूँ आप महंगाई डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, लेकिन तनख्वाहें आप तिगनी से चौगनी कर दीजिए, मुझे परेशानी है ही नहीं। मेरे पास परचेजिंग पावर है या नहीं, इशू इस चीज़ का है। तो मैं चाहता हूं कि जो परचेजिंग पावर है वो हमारे पास इस तरीके से क्लियर बनी रहे कि हम खर्चे कर सकते हैं। ये इसे और इजी वर्ड्स में कहते हैं कि आप लोगों की जेब में पैसा आए, लोग अपना कमाए और कितना भी महंगा हो दे कैन अफोर्ड। बिल्कुल, लेकिन सरकारों का फोकस क्या इस बात पे नहीं है कि थोड़ा सा फ्री में कुछ दे देते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा वाली ये पॉलिटिकल हो गया, लेकिन क्या ये हो नहीं रहा? कोई एक नई परंपरा नहीं शुरू हो गई है कि 1500, 2000, 2100 रुपए, एंड यंगस्टर्स बोल रहे हैं आप जॉब दे दीजिए? हम हमेशा ही इकोसिस्टम को देख करके चलते हैं। नहीं, यंगस्टर्स तो आज की डेट में क्या क्या बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। कुछ यंगस्टर्स जिनको पैसा मिल रहा है वो कह रहे हैं हमको पैसा मिल रहा है, कुछ को जिसको नहीं मिल रहा है वो कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है। हम इसी चीज़ को जहाँ पे लिटरेसी से एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे थे, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि वो ये सोचें कि मुझे पैसा मिल जाए। हम चाहते हैं वो ये कहें मुझे काम मिले, मेरे को इनोवेट करने के लिए मौका मिले, मुझे इस चीज़ तो काम में भी सरकारी नौकरी ना मिले, सरकारी नौकरी ये भी बहुत बड़ी डिबेट है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। बिल्कुल, ये डिबेट अपने आप में सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह ये कि जो स्टार्टअप्स हमारे आते हैं उसके लिए वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएटेड है जिस इकोसिस्टम से वो स्टार्टअप को चला सके। मैं आज अपने घर से पूरा पैसा लगा करके कि स्टार्टअप शुरू करता हूं, चांसेस ये हैं कि 80% या 90% स्टार्टअप्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, 10% ही बचते हैं। तो जब 10% ही बचते हैं तो चांस है कि मेरा भी स्टार्टअप खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे कौन सपोर्ट करेगा? तो आपका सवाल इस पे ये होगा कि अमेरिका और इंग्लैंड में कैसे चलता है। तो वहां का सिस्टम ये है कि अगर आपका स्टार्टअप खत्म हो गया, आप बैंक के पास दोबारा जाइए, आप दोबारा शुरू कर दीजिए, आप तिबारा शुरू कर दीजिए, तो बैंक आपको उसके लिए पैसा देता है। तो आप अपने घर से नहीं लगा रहे हैं, वहां पे एक सोशल सिक्योरिटी का भी सिस्टम है। आप जिस एजुकेशन का जिक्र कर रहे हैं, लिटरेसी और एजुकेशन का, मैं इसको और इजी में सोचूंगी। आप बताएं कि कुछ एमएनसीज ने कुछ एक साल पहले स्पेशली हरियाणा में क्या किया, कुछ एमएनसीज आई एंड दे सेड कि हमें हरियाणवी लोग नहीं चाहिए वहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट, कि उनकी अंग्रेजी वैसी कुछ है कि नहीं, इस तरह के इश्यूज हुए। तो क्या आप जिस एजुकेशन का जिक्र करें विच इज स्किल डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स वैसी हो, आप ये कह रहे हैं, या आप आज के दौर से बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल लिया है। उसी चीज को हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप बात कर रहे हैं एमएनसीज की, आप इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं बात कर रहे हैं। तो एमएनसीज इस बात को समझते हैं मुझे किस तरीके से लोगों से काम करवाना है, तो वो सीधे सीधे कहते हैं मेरी तरीके से ही डेवलप करो। अब बात हो गई एजुकेशन की यहाँ इंडिया में, तो यहाँ तो लोग सर्विस देख रहे हैं। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो अगर क्लियरली इस चीज पे इंडिकेटेड हो, मुझे ये सामान प्रोड्यूस करना है और जिन सामानों को हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इफ इट इज अलाइंड एग्जैक्टली इनटू द सेम एरिया, तो हम क्लियरली उन बच्चों को, जैसे रॉकेट नहीं होता उस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। ये वहीं पे जाके गिरेगा जहां पे हम चाहते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने रॉकेट छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो कहीं पे भी उसकी ट्रेजेक्टरी बाद में डिफाइन कर रहे हैं। 2 साल 3 साल 4 साल की पॉलिसी लें, स्टूडेंट एंटर किया, हमने बताया हमें तुमसे ये चाहिए, इंस्टीट्यूशन को पता है ये चाहिए, और एक नया एरिया हम डेवलप करेंगे, 1000 लोगों से मिलेगी नौकरी। एक बात तो अच्छी, टाइम चेंज हो चुका है और बहुत सारे आपके पास डोर्स हैं। वो एक जो परंपरा थी, कितने साल आप ये करो फिर नौकरी मिलेगी, फिर ऐसे, वो सब चेंज हो चुका है।
चर्चा हमारी जारी रहेगी बजट पे, क्या महंगा क्या सस्ता, पेट्रोल सस्ता होगा कि नहीं होगा, पेट्रोल डीजल से आपकी रसोई जुड़ी होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपडेट्स हम आपको देंगे। बहुत छोटा ब्रेक, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ